बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद दिलावर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल INS.Physics। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला की रहमत और फ़ज़ल से आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 16.3 से, जिसका टाइटल है AC सर्किट्स। AC सर्किट्स क्या होते हैं? AC सर्किट्स हम ऐसे सर्किट्स को कहते हैं जिन सर्किट्स के अंदर हम AC सोर्सेज को कनेक्ट करते हैं। द सर्किट इन विच AC सोर्स इज कनेक्टेड इज कॉल्ड AC सर्किट। अब प्रीवियस जितने भी हमारे चैप्टर्स थे, उन चैप्टर्स के अंदर हम अपने रेजिस्टर्स के साथ या अपने इंडक्टर के साथ या अपने कैपेसिटर के साथ हम क्या कर रहे थे? DC सोर्सेज को कनेक्ट कर रहे थे। और हमने पढ़ा था कि हमारे पास रेजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ऐसा बेसिक एलिमेंट है जिसको हम DC सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और ये रेजिस्टर DC सर्किट्स के अंदर हमारे DC करंट और DC वोल्टेज को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए हमने रेजिस्टर को नाम दिया था करंट लिमिटिंग डिवाइस। लेकिन अगर हमने AC सर्किट्स के अंदर अपने AC करंट या AC वोल्टेज को कंट्रोल करना हो, तो फिर हम वहाँ पर सिर्फ रेजिस्टर को अटैच नहीं कर सकते, बल्कि वहाँ पर फिर हमें कैपेसिटर को भी कनेक्ट करना पड़ता है और इंडक्टर को भी कनेक्ट करना पड़ता है। फिर हम वहाँ पर कम्बिनेशंस बनाते हैं, या तो हम रेजिस्टर और कैपेसिटर का कम्बिनेशन बनाते हैं, या तो हम रेजिस्टर और इंडक्टर का कम्बिनेशन बनाते हैं, या फिर हमारे सर्किट के अंदर तीनों बेसिक एलिमेंट्स जो हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं। और AC सर्किट्स के अंदर हम अपने करंट या वोल्टेज को इन्हीं कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स और रेजिस्टर्स के थ्रू ही कंट्रोल करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा कि जब हम अपने रेजिस्टर के साथ एक AC सोर्स को कनेक्ट करते हैं, तो रेजिस्टर के अक्रॉस अपीयर होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टर में से फ्लो होने वाला करंट, इन दोनों के दरमियान कैसा रिलेशनशिप होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, आवर एम इज़ टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एंड करंट थ्रू द रेजिस्टर। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टिव सर्किट हमारे पास क्या होता है। रेजिस्टिव सर्किट को हम डिफाइन करते हैं सच सर्किट इन विच अ प्योर रेजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सोर्स इज कॉल्ड रेजिस्टिव सर्किट। ऐसा सर्किट जिसके अंदर हम एक प्योर रेजिस्टर को, बिल्कुल प्योर रेजिस्टर को एक AC सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं, तो ये सर्किट हमारे पास क्या कहलाया जाता है? प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टर जिस तरह से हमारे पास बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, वो तकरीबन हमारे पास एक प्योर रेजिस्टर के तौर पर एक्ट कर सकता है। सर्किट डायग्राम में हम अपने रेजिस्टिव सर्किट को शो करवाना चाहें तो हम कुछ इस तरह से शो करवाएंगे कि ये हमारा रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, और इस रेजिस्टर के अक्रॉस मैंने एक AC वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर दिया, जिस वोल्टेज सोर्स का पोटेंशियल या वोल्टेज कितना है? V है। तो ये मेरे पास कौन सा सर्किट बन गया? एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट। जैसे ही हम यहाँ पर इस AC वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करेंगे, तो हमें पता है कि हमारे रेजिस्टर के अंदर एक अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिस अल्टरनेटिंग करंट को मैं यहाँ पर I से शो करवा रहा हूँ। डायरेक्शन मैंने यहाँ पर इसलिए शो नहीं करवाई क्योंकि हम जानते हैं कि AC सोर्स अपनी पोलैरिटी को चेंज करता रहता है, और उसके अकॉर्डिंग हमारे सर्किट में जो फ्लो होने वाला अल्टरनेटिंग करंट होगा, उस करंट की डायरेक्शन भी चेंज होती रहेगी। एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे, अ प्योर रेजिस्टर हुज रेजिस्टेंस इज R ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस AC वोल्टेज सोर्स। उस रेजिस्टर को कनेक्ट किया गया एक AC वोल्टेज सोर्स के साथ, हुज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज गिवन बाय, जिस AC सोर्स के इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V बराबर हैं V0 साइन थीटा, और हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी।
So I can write this equation as V is equal to V naught sine omega t. The alternating current through the resistor is given by, जैसे ही हमने इस IC वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट किया तो हमारे सर्किट के अंदर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा। उस अल्टरनेटिंग करंट को डिटेक्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 की जो दोनों साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इनको मैं R से डिवाइड करवा देता हूँ। हम जानते हैं कि हम अपनी इक्वेशन को कांस्टेंट नंबर से दोनों साइड पर डिवाइड करवा सकते हैं और रेजिस्टेंस हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है। सो V को हमने डिवाइड करवा दिया R से, V नॉट को भी हमने डिवाइड करवा दिया R से। अब ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि ओहम्स लॉ इक्वल है V इज इक्वल टू IR एंड I इज इक्वल टू V ओवर R। सो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट। अगर यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है तो यहाँ पर करंट भी इंस्टेंटेनियस करंट है। यहाँ पर हमारे पास पीक या मैक्सिमम वोल्टेज है तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमारे पास जो करंट आएगा वो करंट भी मैक्सिमम या पीक करंट कहलाया जाएगा। सो करंट हमारे पास आ गया फ्लो होने वाला I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब जब हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर किया तो हमने देखा कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट, ये दोनों हमारे पास साइन ओमेगा टी के फंक्शंस हैं। जब हमारे पास ओमेगा टी यानी कि थीटा 0 होगा तो साइन 0 पर 0 हो जाएगा, तो फिर हमारे पास वोल्टेज भी 0 होंगे, करंट भी 0 होगा। जब हमारे पास ओमेगा टी π/2 रेडियन के बराबर होगा तो साइन 90 डिग्री पर 1 हो जाएगा और V बराबर आ जाएगा V नॉट के और करंट बराबर आ जाएगा I नॉट के। जब हमारे पास ओमेगा टी पाई रेडियन यानी कि 180 डिग्री के बराबर होगा तो साइन 180 डिग्री पर हमारे पास 0 आएगा और V इक्वल हो जाएगा 0 के, करंट भी इक्वल हो जाएगा 0 के। जब हमारे पास ओमेगा टी 3π/2 रेडियन यानी कि 270 डिग्री होगा तो साइन 270 डिग्री पर -1 होगा तो V बराबर होगा -V नॉट के और करंट बराबर होगा -I नॉट के। और फाइनली जब हमारे पास ओमेगा टी 2π रेडियन यानी कि 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा तो साइन 360 डिग्री पर 0 हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा 0 के, करंट भी बराबर हो जाएगा 0 के। यानी कि हमारे सामने रिजल्ट कुछ ऐसा आ रहा है कि वोल्टेज और करंट दोनों जो हैं अपनी मिनिमम यानी कि 0 वैल्यू पर पहुंच रहे हैं सेम फेज पर। और वो सेम फेज कौन कौन से हैं? 0, 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियन और 360 डिग्री यानी कि 2π रेडियन। इन तीनों फेजेस के ऊपर हमारा वोल्टेज और करंट 0 यानी कि मिनिमम वैल्यू पर है। जब हमारे पास फेज 90 डिग्री होगा तो वोल्टेज भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा, करंट भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा। और जब हमारे पास फेज 3π/2 रेडियन होगा तो करंट भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा बट नेगेटिव, और करंट भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा बट नेगेटिव। तो इसका मतलब हुआ कि वोल्टेज और करंट दोनों के दोनों अपनी मिनिमम यानी कि 0 वैल्यू, पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू और नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू सेम फेज के ऊपर ऑब्टेन कर रहे हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, यानी कि दोनों में फेज डिफरेंस कितना होगा? हमारे पास 0 होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब हम अपने वोल्टेज और करंट की कुछ इस तरह से करवाएंगे कि V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास ग्राफ किस तरह से बनेगा। सो वोल्टेज का ये हमारे पास ग्राफ है जो आपको ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है। दिस इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास कौन सा है? ये रेड कलर में जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है ये मेरे पास अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। और आप ग्राफ से यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जब ओमेगा टी 0 होगा तो इधर भी 0, इधर भी 0, साइन 0 0, साइन 0 0, वोल्टेज 0, करंट 0। इट मीन्स हम यहाँ पर हैं।
जब पाई बाई 2 होगा तो v इज इक्वल टू वी नॉट, आई इज इक्वल टू आई नॉट, यानी कि पाई बाई 2 के ऊपर करंट भी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच रहा है, वोल्टेज भी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच रहा है। पाई रेडियन पर करंट भी ज़ीरो हो जाता है, वोल्टेज भी ज़ीरो हो जाता है। 3 पाई बाई 2 रेडियन पर करंट भी नेगेटिव मैक्सिमम है, वोल्टेज भी नेगेटिव मैक्सिमम है, और 2 पाई रेडियन पर करंट भी ज़ीरो हो जाता है और वोल्टेज भी ज़ीरो हो जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम रिजल्ट किस तरह लिख सकते हैं यहाँ से, बोथ करंट एंड वोल्टेज इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज साइमल्टेनियसली। दोनों करंट और वोल्टेज बढ़ रहे हैं और कम हो रहे हैं बिल्कुल एक साथ। बोथ हैव ज़ीरो एंड मैक्सिमम वैल्यू एट सेम फेज। दोनों करंट और वोल्टेज की ज़ीरो और मैक्सिमम वैल्यू भी सेम फेज की ऊपर आ रही है। देयरफॉर इसलिए इन अ प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट, एक प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट के अंदर हमारे पास करंट और वोल्टेज जो हैं वो इन फेज रहेंगे, यानी कि दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो ज़ीरो होगा। दोनों बढ़ेंगे साथ ही और दोनों सेम फेज की ऊपर मैक्सिमम होंगे। दोनों कम होंगे एक साथ और दोनों सेम फेज के ऊपर मिनिमम होंगे। फिर दोनों बढ़ेंगे नेगेटिव में एक साथ और मैक्सिमम पर पहुंचेंगे सेम फेज पर, और फिर दोनों कम होते होते ज़ीरो पर आएंगे और सेम फेज के ऊपर दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। तो इट मीन्स, ये बात याद रखिएगा कि एक प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट के अंदर हमारे पास वोल्टेज और करंट जो हैं वो दोनों हमेशा इन फेज रहते हैं, यानी कि दोनों के दरमियान जो फेज का डिफरेंस रहेगा वो हमारे पास ज़ीरो रहेगा। आइए अब देखते हैं कि हम अपने एसी थ्रू द रेजिस्टर, यानी कि ये हमारे पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आई है, इसको हम फेजर डायग्राम यानी कि वेक्टर्स के ज़रिए किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस फेजर डायग्राम। अभी हमने देखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर कि हमारे पास वोल्टेज V और करंट I, ये दोनों क्या थे, सेम फेज के साथ थे। तो अगर मैं इन दोनों को वेक्टर्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करवाना चाहूँ तो मैं वोल्टेज का जो वेक्टर है उसके बिल्कुल पैरेलल में एक वेक्टर बनाऊंगा करंट का। दोनों पैरेलल में इसलिए हैं क्योंकि करंट और वोल्टेज एक प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट के अंदर हमेशा इन फेज होते हैं। देयरफॉर बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल, इसलिए वोल्टेज और करंट के जो वेक्टर्स हैं ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने वोल्टेज का जो फेजर वेक्टर है इसकी लेंथ ज़्यादा क्यों बनाई है और करंट का जो फेजर वेक्टर है इसकी लेंथ हमने कम क्यों बनाई है। तो देखें, हमारे पास हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, और जब हमारे सर्किट में लगा हुआ जो प्योर रेजिस्टिव लोड है, जब उसकी रेजिस्टेंस 1 से ज़्यादा होगी, जो कि प्रैक्टिकली होती है किलो ओम्स और मेगा ओम्स में होती है, तो फिर हम इजीली ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो 1 से बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है कि फिर V का जो आंसर है वो करंट से बड़ा आएगा। इसका मतलब हुआ कि वोल्टेज का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है जबकि करंट की जो पीक वैल्यू है वो कम है। इसलिए हमने अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी वोल्टेज की जो वेव थी उसकी पीक वैल्यू ज़्यादा बनाई थी और करंट की जो वेव है उसकी पीक वैल्यू को हमने कम बनाया है। इसलिए हमने यहाँ पर वोल्टेज का जो फेज़र वेक्टर है उसकी लेंथ को ज़्यादा बनाया और करंट का जो फेज़र वेक्टर है उसकी लेंथ को हमने यहाँ पर कम बनाया है। अब हम आते हैं पावर डेसिपेशन की तरफ। चैप्टर नंबर 13 में हमने पढ़ा था कि रेजिस्टर्स पावर को डेसिपेट करते हैं, यानी कि पावर को खर्च करते हैं, पावर को कंज्यूम करते हैं, पावर को ज़ाया करते हैं। अब यहाँ पर किस तरह से पावर जो डेसिपेट होगी वो रेजिस्टर्स किस तरह से डेसिपेट करेंगे, तो देखें पावर डेसिपेशन जो है वो हमें पता है कि P बराबर होता है आई स्क्वायर आर के, या पावर डेसिपेशन इक्वल होती है V स्क्वायर बाय आर के। और एक जनरल हमने पावर का फार्मूला पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू VI। अब देखें, जब हमारे पास पावर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे रेजिस्टर्स पावर को डेसिपेट कर रहे हैं।
करंट जो एनर्जी लेकर जा रहा है रेजिस्टर के पास, रेजिस्टर उस एनर्जी को डेसिपेट कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, खर्च कर रहा है। इसके बरअक्स जब हमारे पास पावर नेगेटिव होगी तो इसका मतलब होगा कि रेजिस्टर जो है वो हमारे सर्किट को पावर वापस दे रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे रेजिस्टर्स के अंदर पावर सिर्फ डेसिपेट ही होती है या हमारे रेजिस्टर्स पावर को जो है वो सर्किट की तरफ वापस भी भेज सकते हैं। तो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए अभी हमने अपनी डायग्राम देखी जिसमें हमने ग्राफिकली शो करवाया था और वो कुछ इस तरह की डायग्राम थी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपने इस ग्राफ को मैं 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड करवा लेता हूँ। अब ये जो पहला चौथा हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसको हम नाम देंगे फर्स्ट क्वार्टर का। अगर आप फर्स्ट क्वार्टर में देखें तो फर्स्ट क्वार्टर में मेरे पास वोल्टेज पॉजिटिव है क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव होंगी, एक्स एक्सिस के नीचे जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव होंगी। तो फर्स्ट क्वार्टर में हमने देखा तो वोल्टेज हमारे पास पॉजिटिव है, करंट भी हमारे पास पॉजिटिव है। तो जब हमारे पास वोल्टेज भी पॉजिटिव होगा, करंट भी पॉजिटिव होगा, तो पावर भी हमारे पास पॉजिटिव ही आएगी। इसका मतलब हुआ कि पहले क्वार्टर के अंदर हमारा जो रेजिस्टर है उसकी क्योंकि पावर डेसिपेशन पॉजिटिव आ रही है तो इट मीन्स कि वो पावर को डेसिपेट कर रहा है, पावर को कंज्यूम कर रहा है। अब अगले जब हम क्वार्टर के अंदर मूव करते हैं सेकंड क्वार्टर में, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो सेकंड क्वार्टर है, इस क्वार्टर के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट पॉजिटिव है, तो पावर हमारे पास अगेन पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, पावर अगेन हमारे पास पॉजिटिव ही आएगी। इसका मतलब हुआ कि सेकंड क्वार्टर के अंदर भी हमारा जो रेजिस्टर है वो पावर को कंज्यूम ही कर रहा है, पावर को डेसिपेट ही कर रहा है। थर्ड क्वार्टर के अंदर जब हम आएंगे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, थर्ड क्वार्टर के अंदर हमारे पास करंट भी नेगेटिव है और हमारे पास वोल्टेज भी नेगेटिव है क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे हैं वैल्यूज़। तो जब हमारे पास वोल्टेज भी नेगेटिव होगा, करंट भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव पावर इज अगेन पॉजिटिव। इट मीन्स के थर्ड क्वार्टर के अंदर भी हमारा रेजिस्टर जो है वो पावर को डेसिपेट ही कर रहा है। और जब हम अपने लास्ट यानी कि फोर्थ क्वार्टर के अंदर आएंगे तो फोर्थ क्वार्टर के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास करंट अभी भी नेगेटिव है, वोल्टेज अभी भी नेगेटिव है। और जब हमारे पास करंट भी नेगेटिव है, वोल्टेज भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव पावर इज अगेन पॉजिटिव। इट मीन्स कि हमारे पास फोर्थ क्वार्टर के अंदर भी जो रेजिस्टर है वो पावर को कंज्यूम ही कर रहा है, पावर को डेसिपेट ही कर रहा है। तो एक बात हमें यहाँ से पता चली कि पूरे के पूरे कंप्लीट साइकिल के अंदर हमारा जो रेजिस्टर है वो पावर को कंज्यूम ही करेगा, पावर को डेसिपेट ही करेगा, पावर को खर्च ही करेगा। कभी भी हमारे जो रेजिस्टर्स हैं वो एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते, हमेशा वो पावर को डेसिपेट करेंगे, कभी एनर्जी को वो स्टोर करके सर्किट की तरफ वापस नहीं भेज सकते। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि हमारे इंडक्टर्स और जो कैपेसिटर्स हैं वो एनर्जी को स्टोर करने के बाद एनर्जी को वापस सर्किट की तरफ भेज देते हैं, लेकिन रेजिस्टर उनके बिल्कुल बरअक्स काम करता है, बिल्कुल उल्ट काम करता है। रेजिस्टर किसी तरह की एनर्जी को स्टोर नहीं करता, बल्कि जिस मर्जी क्वार्टर के लिए आप देखेंगे तो आपके पास हमेशा रेजिस्टर जो है वो पावर को डेसिपेट ही करेगा, पावर को कंज्यूम ही करेगा। और ये जो फार्मूलाज हैं हमारे पास पावर के, ये आपके एक प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट के ऊपर भी एप्लीकेबल हैं और एक प्योर रेजिस्टिव डीसी सर्किट के लिए भी एप्लीकेबल हैं, क्योंकि डीसी सर्किट के अंदर भी, प्योर रेजिस्टिव डीसी सर्किट के अंदर भी हमारे पास वोल्टेज और करंट हमेशा इन फेज होते हैं, और एक प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट के अंदर भी हमारे पास करंट और वोल्टेज जो हैं वो इन फेज हैं। इसलिए ये फार्मूलाए जो हैं पावर के, ये आप प्योर रेजिस्टिव डीसी सर्किट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आसानी से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे एसी थ्रू अ कैपेसिटर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।